हजारी साहब ने बात करनी है, खुर्शीद शाह साहब ने करनी है, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने करनी है। जनाब स्पीकर है, मैं यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क जो है ये एक अजीम मुमलिकत है। जनाब स्पीकर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत मेहनत के बाद ये मुल्क हासिल किया। ये अल्लामा इकबाल की ख्वाबों की ताबीर है। जनाब स्पीकर, ये दो कौमी नजरिए पर बना है। जनाब स्पीकर, इसका बुनियादी नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे को थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आपकी। मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। साहब गुजारिश ये है, यहाँ कुछ लोग हैं जो 85 के भी असेंबली के हैं, कुछ उसके बाद आए हैं, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पिछले 5 साल में असेंबली में हुआ वो सबके लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है और हमें उससे सबक लेना चाहिए। आपके सामने यहां पर इस असेंबली के स्टाफ के हिसार में लीडर्स ऑपोजिशन ने तकरीर की, आप यहां मौजूद थे। यहां जुबान बंदी थी। मैं 5 साल में सिर्फ एक दफा 10 मिनट के लिए तकरीर कर सका। यहां पर इस तरफ बैठे हुए फ्रंट बेंच का हर आदमी जेल गया, लेकिन स्पीकर साहब को यह तौफीक नहीं हुई कि उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सके। यह बुनियादी हक होता है असेंबली के मेंबर का कि अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सके। इन सब बातों में सबक है। आपका स्टाफ भी यहां बैठा रहा। यहां कौन सी बदतमीजी है जो यहां पर नहीं हुई? हमने भी की, इसमें कोई शुबा नहीं है। कौन सी गाली है जो यहां पर नहीं दी गई? आज ना अपोजिशन है, अपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। इन सब बातों से हमने सबक हासिल करना है। मुल्क के अवाम देखते हैं, हमसे तवक्को रखते हैं। तो मैं ये असेंबली, मैं बार भी टीवी के लोगों ने पूछा, मैं कि मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस रही है। 85 से हम देख रहे हैं हर असेंबली में अखलाकी कदरें, जमहूरी कदरें, पार्लिमानी रवायात जवाल पजीर हैं, लेकिन 18 से 23 तक यह जवाल इस तरह गया। ये अब हम सब की जिम्मेदारी है जो अगली दफा आएंगे कि इस असेंबली की तौकीर को बहाल करें, इसकी साख को बहाल करें, और वो हमारे अमल से होगा, बातों से नहीं होगा। असेंबली की छत पर बड़े झंडे लहराने से नहीं होगा। ये हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। आप ये देख लें कि हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। इस असेंबली के आखिरी हफ्ते में मुझे नहीं पता 40 यूनिवर्सिटियों के बिल, या कोई 53 कहते हैं, कोई 40 कहते हैं, बिल यहां पर पास हुए। ये शर्मिंदगी का बायस है। हमें सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचते होंगे, हम क्या जवाब देंगे। आज इल्जाम लगते हैं इस असेंबली के मेंबरान पर। ये स्पीकर साहब, आपने इस असेंबली की साख का तहफ्फुज करना है अपने अमल से। आपको रोकना चाहिए था इन बातों को। ये वो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम हमें तोलते हैं, हमें नापते हैं कि किस किस्म के लोग हैं। यहां आम तासुर यह है कि असेंबली के मेंबरान सारे करप्ट हैं। लोग हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते और हम अपने अमल से साबित करते हैं कि उनकी बात दुरुस्त है। असेंबली के मेंबर की तनख्वाह क्या है, ये आपने कभी बताया किसी को? क्यों सेक्रेटरी साहब, क्या 60,000 रुपया, क्या कितनी तनख्वाह है? वो अलाउंसेस डाल के है ना, तनख्वाह क्या है? आप देख रहे तनख्वाह
उससे कम में मुझे भी तनख्वाह मिलती है, मैं जानता हूं। लोग ये समझते हैं कि ये अरबों रुपया ये लूट कर ले गए। ये वो चीजें हैं जो हमें लोगों को बतानी पड़ती हैं। क्या इस असेंबली का मेंबर अपने गाड़ी के खर्चा भी पूरा कर सकता है उस तनख्वाह से? ये सब बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की हर असेंबली में तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत की बात कर रहा हूं। इसलिए असेंबली जब भी आए, आप मौजूद होंगे यहां पर, उनको अल्लाह करे आप भी स्पीकर रहें, उनको सबक दें कि इस असेंबली की बेतौकीदी ना हो, असेंबली का तौकीर जो है वो बहाल रहे। मैं पिछले स्पीकर साहब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितना नुकसान उन्होंने इस हाउस को दिया है तारीख में किसी नहीं दी। ये बदकिस्मती है। अगर आप पे हुकूमत का दबाव हो, कुर्सी छोड़ दें। मैं उनको कहा भी, यहां खड़े होकर कहा, मैं अगर आप पर यह दबाव है कि आप बोलने ना दें अपोजिशन के मेंबरान को, तो ये कुर्सी छोड़ दें। इसमें आपकी भी इज्जत होगी, हाउस की भी इज्जत होगी। ये वो सबक है जो हमने हासिल करने हैं। मैं स्पीकर साहब ये कहूंगा, ये ऐवान जो है ये वाहिद इदारा है मुल्क का जो अवाम पर टैक्स लगाता है। जो बोझ अवाम पर महंगाई का पड़ता है इस इदारे से आता है। हुकूमत यहां पर बिल लेकर आती है, लेकिन यह इदारा मंजूर ना करे तो महंगाई नहीं होती। मेरा सवाल यह है कि इस मुल्क के अवाम पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं या नहीं देते? यह सवाल होना चाहिए। मैंने 13 साल नैब की अदालतों में गुजारे हैं। आज भी नैब की अदालत से होकर आया हूं। मुझसे नैब ने हर सवाल दुनिया का किया है, एक सवाल नहीं किया कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। करप्शन का मेयार टैक्स की अदायगी या ना अदायगी में है। अगर मैं यहां से निकलूं, करोड़ों की गाड़ी में बैठूं, लाखों के बिजली के बिल हों, लाखों के गैस के बिल हों, 10-10 मुसल्ला मेरे साथ मुलाजिम हो और मैं टैक्स अदा ना करूं, तो उनके खर्चे का पैसा कहां से आता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं बस 2-3 मिनट और लूंगा। मैं जनाब गुजारिश ये कर रहा था कि अगर इस ऐवान के मेंबरान टैक्स अदा नहीं करेंगे
तो फिर हम दूसरों पर टैक्स कैसे लगाएंगे? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जो कुल आमदन उसके पास रह जाती है, वो सूद भी अदा नहीं कर सकती। ये असेंबली भी 24% पर कर्जा लेकर चलती है, दिफा भी 24% कर्जे पर चलता है, डेवलपमेंट भी 24% कर्जे पर होती है, हुकूमत भी 24% कर्जा लेकर चलती है। ये कितनी देर चलेगा? तो हमें जरा इन बातों को पर सोचने की जरूरत है। हमसे इलेक्शन कमीशन एक गोशवारा लेता है, आप भी भरते हैं, मैं भी भरता हूं, उसमें यह नहीं लिखा हुआ टैक्स कितना अदा करते हो। वाहिद पाकिस्तान में तबका है पार्लियामान के मेंबरान जिनके टैक्स के गोशवारे पब्लिक नॉलेज में होते हैं, वो रिकॉर्ड शाया होते हैं, नोटिफिकेशन गैजेट में शाया होते हैं, हर आदमी पढ़ सकता है ये आदमी कितना टैक्स देता है। तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अमल से, यही लीडरशिप होती है। लीडरशिप ये नहीं है कि मैं टैक्स अदा ना करूं, दूसरों पर टैक्स लगा दूं। ये बातें, मैं स्पीकर साहब, बातें बड़ी लंबी हो सकती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस पिछले 5 साल में जो लेजिस्लेशन हुई है, इस ऐवान ने की है, उसका रिकॉर्ड मंगा लें। मैं आपको दावे से कहता हूं, एक कानून भी अवाम की सहूलत के लिए नहीं है, सब हुकूमत की सहूलत के लिए है। ये शर्मिंदगी की बात है। आज आप देख लें, यहां इंटीरियर मिनिस्टर लाइनें लगी हुई हैं असले की परमिट लेने के लिए। क्या कोई निजाम नहीं बन सकता? एक निजाम बना दे, हर पाकिस्तानी शहरी को असला रखने की इजाजत है। नादरा का कानून आपके पास है, नादरा के कार्ड में डालें, जो मर्जी असला रखे। मैं 10 क्लैशिकों में रखना चाहता हूं, मेरी मर्जी है। ये कौन सा निजाम है कि मिनिस्टर साइन करेगा, सेक्रेटरी साइन करेंगे, एमएनए यहां लोगों के सामने धक्के खा रहे, बदनाम हो रही है? कौन सा निजाम है? इसी की सहूलत कर दें। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। हमें इन बातों का एहसास होना चाहिए कि अवाम को कैसे सहूलत दें। यहां रिलीफ मैंने बताया, आप अवाम को जितनी रिलीफ देना चाहें दे सकते हैं, 24% सूद पर। आज हमारे मुल्क की यह कैफियत है। क्या हमें इन मामलात की परवाह है? मेरा सिर्फ एक शिकवा इस ऐवान से, हुकूमत से यह रहा है कि मुझे कोई फिक्र नजर नहीं आती, मुझे कोई उजलत नजर नहीं आती, मुझे कोई तकलीफ नजर नहीं आती कि आज मुल्क के इन हालात में है। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। आपको बुनियादी रिफॉर्म करने पड़ेंगे, बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, हुकूमत के निजाम को बदलना पड़ेगा, सबको बैठकर मईशत के अगला रास्ता तय करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल साल है पाकिस्तान के लिए। मेरा अंदाजा यह कम से कम 10 साल लगेंगे आपको हालात दुरुस्त करने में, उनकी सिमत दुरुस्त करने में। लोग 20 साल की बात करते हैं, हमने इस नहज पे पहुंचा दिया इस मामले को, और हम सब जिम्मेदार हैं कि जब हम बिल के लिए आय करते हैं तो हम उस बिल के जिम्मेदार होते हैं, उसके जो असरात हैं उसके हम जिम्मेदार होते हैं। इसलिए स्पीकर साहब, हमें इन बातों का एहसास होना चाहिए। हम सिर्फ हल्के तक महदूद नहीं हो सकते। हुकूमत अवाम के मामलात से अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकती। जो कुछ माजी में हुआ वो सब, मैं हमेशा कहता हूं ट्रुथ कमीशन बना दें, मुल्क के अवाम को हकायक का पता चले कि इस मुल्क के हालात हैं क्या और क्यों हुए हैं। मैं बड़ी बड़ी तल्ख हकायक है इस मुल्क के, लेकिन हमने अपनी तारीख को भी मसख कर दिया। हमें हकीकत का इल्म नहीं है कि मुल्क के अंदर हुआ क्या है, किसने क्या किया। सजाएं को छोड़े, सजा जजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें, तो कम से कम हकायक तो अवाम के सामने रखें। ये आपका बहुत मशकूर हूं, ये चंद बातें रखनी थी, लेकिन जिम्मेदारी हम सब की है। अगर हम कोई गलत काम करेंगे, गलत भर्ती करेंगे, इस अवाम के मेंबर होकर, वजीर होकर,
हमने निजाम को तबाह कर दिया। लोगों का एतमाद उठ जाता है। आज अवाम का एतमाद हुकूमत के निजाम पर उठ गया है। आपको उसको दुरुस्त करना है, लेकिन दुरुस्त बातों से नहीं होगा, उल्टे सीधे कानून बनाने से नहीं होगा, अमल से होगा। ये बात जो भी कल ऐवान में आए उनको आप जरूर हमारी तरफ से पैगाम दें कि जनाब ये बातें हैं, आप सिमत दुरुस्त करें, मामले को आगे चलाएं, फिर मुल्क की दुरुस्ती होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फार्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान साहब। जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। यकीनन ये खुशी की बात तो है, बोझल दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि खुशी की बात है किस तरीके से भी टेन्योर पूरा हुआ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी तारीख है। इस तारीख में अंधेरे भी हुए हैं, रोशनियां भी हुई हैं। पार्लियामेंट बनी भी, टूट भी जाती थी, आइन बनते भी थे, टूट भी जाते थे। मगर एक चीज हम सबको जहां मौजूद हैं या जो हमें सुन रहे हैं, अवाम के एतमाद के साथ जो भी चीज होगी वो कायम रहेगी। अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, जो अच्छी चीज भी करेंगे वो बेहतर नहीं होगी। मुझे याद है, आप भी थे, नवीद भी थे, शायद खाका नबासी भी थे। 2007 में हमने 88 से लेके 99 तक असेंबलियों को जुड़ते भी देखा, टूटते भी देखा। असेंबलियों को साजिश करके किसी को आगे लाके हुकूमत देके, फिर किसी को दूसरे को आगे लाके हुकूमत करके देके खेल रचाते रहे। आखिरकार हम सियासतदानों को, स्पेशली शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को, बावजूद बहुत बड़ी रिजर्वेशंस के, बावजूद बहुत बड़ी तकालीफ के, सब कुछ भुलाना पड़ा और सीओडी की, और इस मुल्क में सियासतदानों ने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया। मिस्टर स्पीकर, ये तो सीओडी की बात है। इसी ऐवान में 97 में, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कल्चर एक जमहूरी कल्चर है और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने इस जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए बहुत कुछ खोया है और उनकी कुर्बानियों से आज ये असेंबली है। जब हम 97 में आए तो 16-17 मेंबरों के साथ उस कोने में बैठे थे। हमें बहुत कुछ प्रेशराइज किया गया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को। नवीद साहब गवाह है, हमें बुलाया भी गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी हस्तियां हैं, कि हुकूमत से इस्तीफा दे दो। मैं, नवीद साहब, शेरपाव साहब तीनों बैठे हुए थे। जो कुछ भी हुआ, खैर आखिर में अपनी जान छुड़ाई। इसी असेंबली में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 6 महीने लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया। आखिरकार 6 महीने के बाद 17 सीटों पे अपोजिशन की जो नेचुरल साइड है इससे हटके उस कोने में 17 सीटें थी, तो ठीक है, कोने को भी एक्सेप्ट किया, मगर पार्लियामेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उसी असेंबली में मोहतरमा ने तकरीर करते हुए कहा था
कि हम सियासतदानों को माजी से सबक सीखना चाहिए। हमने क्या खोया है, क्या पाया है और पाकिस्तान को क्या दिया है। मैं अब मजीद इस असेंबली को रिवॉल्विंग चेयर बनने नहीं दूंगी और इस्तीफा नहीं दूंगी। जिस हालत में भी होंगे इस हुकूमत की हिमायत करके इसके 5 साल मुकम्मल करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली वही शख्स जिस पे एहसान थे मियां साहब के, उसने असेंबली को ख़त्म किया और 10 साल मार्शल लॉ का दौर और लीडरशिप जलावतन, सारी लीडरशिप जलावतन बमे नवाज शरीफ के मोहतरमा के, और उसके बाद सीओडी हुई। आज हम यहाँ तीसरी हुकूमत की या चौथी हुकूमत कहे, पहले तो नॉन पार्टी थी, टाइम मुकम्मल किया। आज हमारा आखिरी में समझता हूँ स्पीच है। मौका मिला कभी तो ज़रूर खिदमत करेंगे। और शाहिद खाकान ने जितनी बातें की हैं मैं उनको सेकंड करता हूँ। यकीनन पहले हमें अपने से खुद एहतसाब करना चाहिए कि मैंने ये जो सूट पहना है 1 लाख का या 1.5 लाख का या 2 लाख का, क्या मैं इनकम टैक्स भी देता हूं? मैं अपनी वाकई अपनी गाड़ी में घूमता हूं, क्या मैं इनकम टैक्स भी देता हूं और कितनी देता हूं? ये चीजें होनी चाहिए फॉर्म्स में। पब्लिक प्रॉपर्टी करनी चाहिए, खास करके हम सियासतदानों पे जिन पे बहुत बड़े इल्जाम आयद होते हैं। इसी असेंबली में जिसमें आज मैं मुखातिब हूं आपसे, मैं 2.25 साल बगैर किसी जुर्म के जेल काट के आया और सही कहा कि मेंबर को बुलाने के लिए हिम्मत भी नहीं थी स्पीकर में। ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि आपकी चेयर जो है वो कस्टोडियन है इस हाउस के। हर एक मेंबर की जिम्मेदारी स्पीकर के ऊपर आती है। मगर एक बात बड़ी तारीखी है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो जब मैं इस्लामाबाद के नैब कोर्ट में गया, नैब अपना क्या कहते थे उसको, थाना, उसमें जाऊं तो शाहिद खाकान हमारे सामने आए। मुझे कहा कि अब भुगतो। अरे क्यों भुगतूं? तो ये किया था। मैंने कहा तुमने भी किया था। और हम दोनों इस अदारे से रिकमेंड किए हुए नाम को रिकमेंड किया था और हम दोनों को जेल में भेज दिया। आज भी ये कोर्टों के चक्कर लगाते हैं, मैं भी आज कोर्टों के चक्कर लगाता हूं। 1.5 साल हो गए, बहुत से केसेस खत्म हुए, मगर हमारे या शायद खाकान अब्बासी के दोनों, क्योंकि हमें सजा मिलनी चाहिए। जो गुनाह किया था उसकी सजा शायद जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि मिल गई, मगर अभी तक 15 तारीख को भी मेरा डेट है। मगर बावजूद उसके, बावजूद इन सारी चीजों के, वर्स्ट डेमोक्रेसी भी 72 से 72 आमरीत से बेहतर है। वर्स्ट डेमोक्रेसी। मिस्टर स्पीकर, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, सिर्फ नारे नहीं लगवाती, पॉलिटिकल वर्कर को गाइड भी करती है, पॉलिटिकल वर्कर को लाइन ऑफ एक्शन भी देती है। मगर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ इस ऐवान में हमने ये देखा मुकम्मल अपने आंखों से इशारे करके कहते थे कि गालियां दो, और आपने देखा कि वो गालियां भी बर्दाश्त की। उन गालियों के बाद भी रिकॉर्ड पे आना चाहिए यह बात, अपोजिशन उस वक्त की इतनी मैच्योर थी कि उसने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर की कि आओ बैठे मुल्क को, रियासत को बचाए। एक मर्तबा नहीं, 4-5 मर्तबा जवाब ये आता था कि ये अपने एनआरओ
मांग रहे हैं और अपने केसेस को विथड्रॉ कराना चाहते हैं, जबकि उस शख्स को ये पता नहीं था कि डेमोक्रेसी है क्या, जमहूरियत है क्या। उसने इस ऐवान को क्रिकेट का मैदान समझा और नारे लगाना और वोटिंग करना उसने सीखी थी, समझी थी, देखी थी। मगर ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है जो कौम के लिए कायम किया गया है, रियासत की भलाई के लिए कायम किए गए। मिस्टर स्पीकर, चलो उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना टेन्योर पूरा किया है। मगर ये बात भी सही है कि हमारा जो एटीट्यूड इस असेंबली में रहा है, हमने देखा है, आने वाली असेंबली के लिए दुआगू हैं कि ये कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, अपोजिशन को बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं कि उनसे लड़ना चाहिए। हमारी लीडरशिप को फांसी पर चढ़ाया गया, वर्करों ने अपने आप को आग दी, रियासती अदारों को नहीं जलाया। हमारे वर्करों को कोड़े मारे गए, कभी गाली नहीं दी। बहुत कुछ जुल्म बर्दाश्त किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो जमहूरियत की रोशनी थी, एक अलामत थी जमहूरियत की, उसको शहीद किया गया। गमला भी नहीं टूटा। मुझे एक बात, इतने हालात खराब थे उस वक्त, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सियासतदान मेरे बाजू में बाजू देख के मेरे साथ चल रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मुझ पे हमला हो जाए। मैंने उससे ये कहा कि पहले मैं हूंगा, बाद में आप होंगे। आप सिंध में आए हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जनाजे में आए हैं। आप पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। सिंध और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान अपनी जगह पे जरूर है, मगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जमहूरियत की भी अलामत थी, सियासत की भी अलामत थी और पाकिस्तान की बका और सालमियत की भी अलामत थी। उसके जनाजे में कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए। बहुत बड़ा लीडर था। मकसद ये है कि इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद जो कुछ भी हुआ है, हमें खुश दिली के साथ, मुस्कुराहटों के साथ यहां से जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और हकीकतन उम्मीद करता हूं, ये हाउस भी उम्मीद करती है, ये पाकिस्तान की आवाम भी ये उम्मीद करती है कि इलेक्शन टाइम पे हो। ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट को अगर अबेंस में रखा गया तो इस मुल्क के जो हालात पहले ही खराब हैं, मजीद खराब होने लगेंगे। कुछ लोग हैं दुनिया के, कुछ हमारे पास भी है, जो लोग नहीं चाहते, कि ये पार्लियामेंट और जमहूरियत हो। मगर पाकिस्तान को अब सिर्फ व सिर्फ ये पार्लियामेंट और जमहूरियत बचा सकती है और कोई रास्ता नहीं। हमें चारों तरफ देखना पड़ेगा कि कोई रास्ता मिल जाए। बस एक रास्ता है, ईमानदारी के साथ इस मुल्क के अवाम की खिदमत की जाए, जितना भी कर सकते हैं। हम ज़मीर के आगे सुरखरू हैं कि हमारी जान में जितनी सकत थी, हमने अपने मुल्क के अवाम की खिदमत की है, अपने इलाके के लोगों की खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं खुशखबरी देते चलूं कि आज 1 साल के बाद, जबकि कहा गया कि नीलम जहलम की टनल जो है अब नहीं बनानी पड़ेगी, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 969 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में गई, जिससे मैं समझता हूं कि अगर इस जज्बे के साथ कोशिश की जाए तो जो हमारे पास एसेट्स हैं
जो इस मुल्क की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पे हमने तवज्जो नहीं दी, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार हैं कि हमने वह तवज्जो नहीं दी। मगर अब तवज्जो भी है, रास्ता भी है और उम्मीद भी है कि अगर ये पार्लियामेंट कायम रहती है, चलती है, तो हो सकता है दूसरी पार्लियामेंट के खत्म होने तक हम खुद कफील भी हो जाए, अपने पांव पे भी खड़े हो जाए और दुनिया के कर्जे भी उतार दे और दुनिया को कर्जा देने के लिए भी आगे हो। मिस्टर स्पीकर, यकीन रखें, और यकीनन आप सबको पता है, पाकिस्तान बहुत बड़ा खुशहाल मुल्क है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, मगर एतमाद एक दूसरे पे करने के लिए वो सोच, वो हिम्मत नहीं है। यहां ऐसी बातें भी नहीं की जाए जिसमें किसी की दिल आजारी हो, और ये भी बहुत बड़ा कारनामा है। और वाकई में खराज तहसीन पेश करता हूं प्राइम मिनिस्टर को कि 13 जमातों के इत्तेहाद को चलाना एक नजूमी का तो काम हो सकता है, मगर आम इंसान का नहीं। मैं नजूमी नहीं कहता प्राइम मिनिस्टर को, मगर इतनी ताकत उसमें थी कि फेस किया और ये असेंबली चली। मिस्टर स्पीकर, मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि 13 जमातों के लीडरों को, यहां 2 पार्लियामेंट्री लीडर होते थे, एक अपोजिशन का एक गवर्नमेंट का, तो स्पीकर के को लाले पड़ जाते थे, फेस नहीं कर सकते थे। मगर आपने जमहूरियत को सामने रखते हुए माजी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग के हिसाब से आपने जिस सब्र और तहम्मुल का काम किया और इस पार्लियामेंट को चलाया, वो काबिल तहसीन है। मिस्टर स्पीकर, आखिर में मैं ये कहूंगा कि इस ऐवान ने प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे एक कमेटी बनाई थी इस मुल्क के गरीब लोगों के लिए, और आपने वो कमेटी बनाई, मगर बदकिस्मती से उस कमेटी के अहकामात को अमली जामा पहनाया नहीं गया। मगर उसके बावजूद भी हम हिम्मत नहीं हारते। आपने रूलिंग दी है, आप अपनी इस रूलिंग की रोशनी में जो कानून कहता है वो करें। उनको हुक्म दे, बोल, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का नोटिस दे और उनको बुलाएं। मुझे याद है कि इसी पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई थी मेरी सरबराही में। पहला उसका जो सरबराह था वो रजा रब्बानी साहब थे, मगर यकीनन 1-1.5 महीने के बाद उसने छोड़ दिया और मुझे दिया। हमने 2.25 लाख लोगों को रेगुलराइज किया और बहाल किया। मानते हैं शायद साहब, मेरिट वहां होती है जहां पे रियासत भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। रियासत जो है अभी तक तालीम की जो असल तालीम है, जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो नहीं दे सकी है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पट्टेवाला, चौकीदार, माली बनाने के बजाय इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट वो बनाए। यकीनन पाकिस्तान में कमी नहीं है। मिस्टर स्पीकर, इसके साथ ही मैं एक और छोटी सी गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से सेनेट का मुत्तफिका बिल आपके तरफ आया। हुकूमत की मुखालफत की वजह से वो कल नहीं हो सका। मेरी गुजारिश ये है, और ये मैं समझता भी हूं
इस बिल को रिजेक्ट भी न करें, आने वाले वक्त के लिए हम रख लें और इसको अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, उस पर बैठ जाते हैं, जो गलत चीज है वो निकाल देते हैं। एक वो बिल लाया जाए जो अदारों की बेहतरी के लिए भी हो और मुल्क के लिए भी हो। और इस बात से भी मैं मुत्तफिक हूं शाहिद खाकान के साथ, जो अगले हफ्ते 100 के करीब यूनिवर्सिटियां अप्रूव हुई हैं जिनका वजूद ही नहीं है, और जो यूनिवर्सिटियां बननी थी 2 वो नहीं हो सके, बाकी सारे हो गए। एक अखवत की, एक वापडा की यूनिवर्सिटी, जिनका HEC ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि बिल्कुल बन सकते हैं, वो नहीं हुए, बाकी सारी यूनिवर्सिटियां हो गई। मगर फिर भी शाह साहब, आपके इंफॉर्मेशन के लिए अखुवत हो गई है और दूसरे नहीं हुए, और बाकी यूनिवर्सिटियां भी सारी रुकी हैं वहां स्टैंडिंग कमेटी में, कोई भी नहीं हुई। जिनके पास HEC का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था वो सब रोक दी गई। मैं समझता हूं आपका इशारा काफी लंबा है कि सारी वहां उड़ जाएंगी, जो बच जाएंगी वो हायर एजुकेशन में उड़ जाएंगी, और ये 2 यूनिवर्सिटियां होंगी। मगर मेरी ये गुजारिश है कि इस इंजीनियरिंग काउंसिल के बिल को लाइव रखें। यकीनन असेंबली खत्म होने के बाद वो बिल जो है वो खत्म हो जाएगा, मगर इसको लाइव रखें कि सेकंड टाइम पे जब अल्लाह ने मौका दिया कि लेके आएंगे, और वो बिल से यकीनन जैसे डॉक्टर इसका जो हमारा मैनेजमेंट थी, या उस बिल को क्या कहते थे, उस तरीके से पाकिस्तान के इंजीनियरों के लिए भी ये बिल इतना ही अहम है जितना डॉक्टरों के लिए था। मैं एक मरतबा फिर इस ऐवान के जितने भी हमारे कलीग्स बैठे हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और कहता हूं कि आप खुश नसीबों में होंगे, तारीख में आपका नाम होगा कि पाकिस्तान की उन पार्लियामेंट में से आप एक थे जिसने अपना टेन्योर पूरा किया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे और पाकिस्तान कायम रहे, दायम रहे। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। जी जनाब शाहिद खाकान भाई साहब। शाह साहब ने भी जिक्र किया है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं लीडर ऑफ द हाउस था, हमारी बड़ी, ये मेरे बड़े भाई भी हैं, और इन्होंने मुझे कहा कि आप कभी मेरे पास नहीं आएंगे, मैं आपके पास आया करूंगा जब भी जरूरत पड़े। तो चेयरमैन नैब का ये रिकॉर्ड पर रख देता हूं बात, इन्होंने कुछ जिक्र कर दिया है। चेयरमैन नैब की बारी आई तो 3 नाम इनके पास थे, 3 नाम मेरे पास थे, तो हमने इत्तेफाक किया कि एक शख्स को कभी नहीं बनाएंगे। बहरहाल हमारी जमातों का हुक्म था वही शख्स हमारी अगली मुलाकात नैब के जेल में हुई तो हम काफी देर हंसते रहे तो हमारा वो भी फेलियर था। उसके बाद केयर टेकर सेटअप जो अभी जिसकी बात हो रही है वो बनना था, ये मेरे पास आए, हमारे पास नाम थे, हमने नाम कंपेयर किए, तो जमातों की मेहरबानी है, एक बहुत नफीस आदमी जस्टिस नासिर मुल्क साहब का इत्तेफाक हुआ और वो बन गए, खुशनसीबी से मामला तय हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नासिर मुल्क साहब निगरानी कर सके या नहीं कर सके, ये अब तारीख ही जज करेगी। जो 2018 के इलेक्शन में हुआ, ये तो मैं और शाह साहब दोनों मामलात में हम फेल रहे हैं, कामयाबी हमें नहीं हुई। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। मैं आता हूं सबकी तरफ। मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर मोहम्मद अफसल ढांडला साहब बड़े इन्होंने बटन प्रेस किया हुआ है, इनकी बारी आ जाए। मुख्तसर डॉक्टर साहब ताकि ज्यादा दोस्त बात कर बहुत सकें। मुख्तसर होगा सर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। खुदा है लोग गुनाह सवाब देखते हैं, खुदा है लोग गुनाह सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं, और कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहां रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सारे ईवान का शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन लोगों ने मुझे
वोट दे के यहाँ भेजा है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी हल्के से, मैं उन लोगों का मशकूर हूँ। मैंने इस 5 साल दौर में कोशिश की है कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं, उनके लिए आवाज़ उठाऊं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाऊं, और शुक्र है कि हम ये अपना टेन्योर पूरा करके बाइज्जत तरीके से घर जा रहे हैं। बस एक चीज़ का अफसोस रहेगा कि हम गरीब के लिए कुछ नहीं कर सके, और गरीब की हालत ज़ार पे रोना भी आता है और अपनी बेबसी पे भी रोना आता है, क्योंकि वसाइल पे काबिज लोग गरीबों को कहते हैं कि ये खुदा की आजमाइश है, जो भूख है खुदा की आजमाइश है, लेकिन हमें गरीबों के मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। आखिर में फिर मैं एक आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने, कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने, जो मोम का पुतला था वो घर तक नहीं पहुंचा, और सद शुक्र के अफलास की जलगार में दानिश फाका कोई तौहीन हुनर तक नहीं पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू राणा साहब, माशाल्लाह। अभी वो ये सैयद महमूद शाह साहब, सब पार्टीज की जरा हो जाए नुमाइंदगी, आप तशरीफ रखें। जिस तरह बात की है ढांडला साहब ने, अगर इतनी मुख्तसर बात करें तो सबको टाइम मिल जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जमीयत का टिकट दिया, और अपने हल्का के अवाम और जमीयत के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे वोट देकर मुंतखब किया। जनाब स्पीकर साहब, असम्बली में आने के 2 मकासद होते हैं, एक सही कानून साजी, थोड़ा सा मुख्तसर, और अवामी खिदमत। कानून साजी का तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी बताया कि किस तरह कानून साजी होती थी। हमारी नज़र या हमारी कोशिश ये होती थी कि कोई ऐसा बिल या कानून साजी जो इस्लाम मुखालिफ ना हो। जब भी कोई बिल या इस तरह की कानून साजी की कोशिश की जाती तो हम रिक्वेस्ट के जरिए या मुकाबले के जरिए उन्हें रोकते रहे, और कोई ऐसी कानून साजी जहां समझ में मेंबरान के ना आते तो हम उसे इस्लामी नजरियाती कौंसल के हवाले करते कि वहां उसकी सही शक्ल बना के ले आए। मैं पूरे ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। बाकी अवामी खिदमत का जनाब स्पीकर साहब, ये हाल के 4 साल गुज़िश्ता इमरानी हुकूमत ने अपोजिशन को 1 रुपया भी नहीं दिया अवामी खिदमत के लिए, और आखिरी 1 साल ये पीडीएम की हुकूमत ने एमएनएज को इतनी दिए कि वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं, उससे भी कम। तो इससे अवामी खिदमत या हल्के की अवाम, अब हमारा हल्का 450 किलोमीटर पर मुश्तमिल, वहां इतने कम फंड्स में क्या खिदमत हो सकती है। और इसके अलावा आज वजीर आजम साहब ने खुद एतराफ़ किया कि बलूचिस्तान का जिस तरह खिदमत करनी चाहिए थी या उसकी तरक्की का जो पहिया था वो सही मानों में हम नहीं चला सके। जिस तरह इमरानी हुकूमत को ख़त्म करने में सब मुत्तफिक हो गए, उस मजबूत सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। अगर बलूचिस्तान के हुकूक के लिए ये तमाम पार्टियां मुत्तफिक होती तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान की पसमानदगी और बलूचिस्तान के मसाइल हल होते। और एक ही यूनिवर्सिटी ग्वादर के नाम से, ग्वादर जहां वाक़े है तो ये ग्वादर ही में हो, लेकिन उस ग्वादर यूनिवर्सिटी को उसी नाम से
लाहौर में बनाए जा रहे हैं। तो इसी तरह मेरी गुजारिश है कि आप आर्डर जारी करें, बजाय लाहौर के उसे ग्वादर ही में मुंतकिल किया जाए, ताकि उससे ग्वादर के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम मुस्तफीद हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आगा रफीउल्लाह साहब, टर्न बाय टर्न अपने अपने नंबर पे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपका और इस अहवाल में हमारे जितने भी कुलीग्स थे उन तमाम दोस्तों का आपने कल इतनी बड़ी तकरीर मशकूर हूँ और तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कहा सुना माफ हो, अगर किसी की दिल आजारी हो उसकी भी माफी चाहते हैं। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के NA 238 की आवाम का बेहद मशकूर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन वर्करों का, उन जियालों का जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मेरी क़ियादत का मुझ पर एतमाद करना, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, इस 5 सालों में अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सुनने और देखने को मिला और काफ़ी कुछ जो मेरी लाइफ में या मेरी ज़िंदगी में जिसका मुझे इल्म नहीं था इस हाउस में आने के बाद पता चला। लेकिन एक कन्फ्यूजन आज भी है कि उसको कौन बयान करेगा। जब साबका प्राइम मिनिस्टर भी दुआई दे रहा है, वो भी परेशान है कि ये हालात कैसे सही होंगे, टैक्स ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, या 30 सालों से जो इस हाउस में है, तो फिर ये ताकत का मौआ, ये ताकत है कहाँ पर? कम से कम ये लोग हमें ये तो बताएं। हम तो समझते हैं आज भी कि ये हाउस जो है 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा हाउस है, यही ताकत का सरचश्मा है। जो भुट्टो साहब ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो अवाम की नुमाइंदगी इस हाउस में होती है। तो ये फिर इन लोगों की परेशानियां, इन लोगों की मसाइल हल ना करने के दुआइयां ये समझ से बाहर हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा, खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा बिलों के बारे में, एक बिल अवामी मुफाद में आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वोटिंग करवा लें। वो बिल मैं बताता हूं कि वो बिल क्या है। अगर आज भी इस हाउस में बैठे हुए लोगों ने भी उसकी तायीद नहीं की तो फिर उसको आगे ना भेजें। बिल इस कौमी असेंबली से भी पास हुआ, ज्वाइंट सेशन में भी पास हुआ, वो बिल आज दिन तक इस हाउस से नहीं भेजा जा रहा, जो सिर्फ और सिर्फ अवामी मुफाद में। मैं उसकी तशरीह कर देता हूं, हमारे मेंबरान सुन लें। अगर वो समझते हैं कि ये नहीं पास होना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, गलत पास हुआ तो ना भेजें। जनाब, वो बिल सिर्फ ये है कि जहां पर अगर जो लोग बिजली का बिल दे रहे हैं उनके ऊपर ये लोड शेडिंग का अजाब ना हो, उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से आप ट्रांसफार्मर हैक कर लेते हैं, पूरा फीडर बंद कर देते हैं और फिर वो उनको कहते हैं कि अब मस्जिदों में ऐलान करो और पैसे इकट्ठे करके हमें ला के दो। वो बिल मैं पास करवा चुका हूं। मेहरबानी करके वजीर आजम पाकिस्तान को कहें कि वो सदर पाकिस्तान को बाकी बिल देखें ना कैसे कैसे रातों रात पास भी हो रहे हैं और प्रेसिडेंट भी सेंड कर दे रहा है। ये जो प्योरली अवामी मुफाद में है, ये हाउस की सेंस ले ले। अगर हाउस नहीं चाहता तो उसको ना करे, क्योंकि आज ही का दिन है। साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हाँ, अब किसी खातून की भी तो सुन लें। मोहतरमा महनाज साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, अपने कायद नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ को और सब साथियों को, यहाँ पर जितना स्टाफ है, आपका सेक्रेटेरिएट है, सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत इज्जत के साथ, तकद्दुस के साथ इस पार्लियामेंट ने अपना मियाद पूरी की। और आपने पिछले एक साल में, कुछ एक साल से ज़्यादा अरसे में बहुत मुस्बित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सबको साथ लेकर
ये असेंबली को नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स चलाई और बिजनेस बेहतरीन अंदाज में निपटाया गया। सर, मैं यहां पर अवान के साथ शेयर करना चाहती हूं कि मैं एक एक्सीडेंटल पार्लियामेंटेरियन हूं। 90% खवातीन जो यहां पर इलेक्टेड सीट्स पे आती हैं वो एक्सीडेंटल पार्लियामेंटेरियंस होती हैं। दानियाल साहब नाअहल हुए तो मुझे एक्सीडेंटली यहां आना पड़ा। सर, इसके बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ये जो हमारी खवातीन होती हैं, 17% रिजर्व सीट पे खवातीन हैं, उनका भी कोई रोल नहीं पता, इतना क्लियर नहीं है वो रोल। सर, और उसके बाद ये है कि अभी सर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सर, उसके अलावा हमारी जो जितनी सीट्स होती हैं, अब जनरल इलेक्शंस आएंगे, उसमें इलेक्टेबल सीट्स खवातीन को दी जाएं, इंक्रीज किया जाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल आया और बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ इस बात का कि उसमें खवातीन की सीट्स के बढ़ाने का, खवातीन के रोल के बढ़ाने का उसमें बिल्कुल कोई जिक्र नहीं रहा। जल्दबाजी में था, बहुत जल्दी हमें बहुत सी चीजें करना पड़ी। तो अब मैं ये कहूंगी कि अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जब वो रूल्स बनाएं तो रूल्स में वो जितना मुस्बित तरीके से असिस्ट कर सकते हैं खवातीन की इंक्रीज को। सर, मैं चाहती हूं कि जब हमारी अगली पार्लियामेंट हो तो खवातीन ज्यादा चेयर हो पार्लियामेंट्री कमिटीज की। खवातीन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, सर मैं बस थोड़ी देर में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें बैठे आके, जो आपकी इंपॉर्टेंट वो सब कुछ है, ना कि वो साइड लाइन हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं सर, एक यहां पर एक रवाज रहा, एक सोच रही जो बाहर बैठे हुए लोग हैं कि पार्लियामेंट में तो कोई अच्छी चीज ही नहीं हुई। सर, मैं आज आपको बताती हूं क्या अच्छी चीज हुई और उसके आप साथ में यू इनिशिएटेड दैट अच्छी चीज। सर, इतने बिल पास हुए हैं यहां पर जो बच्चों के हवाले से पेश हुए हैं। मैंने खुद प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन साइबर क्राइम्स ये पेश किए। पिछले साल 14 अगस्त को हमने यहां बच्चों की असेंबली की, बच्चों ने आके तकारीर की, बच्चों ने अपने राइट्स के ऊपर तकारीर की। उसके नतीजे में सर हमने पार्लियामेंट्री कॉकस ऑन चाइल्ड राइट्स बनाया। पाकिस्तान दुनिया में चौथा कंट्री है जो चाइल्ड राइट्स कॉकस जिसका है। सर, आखिर में मैं सबका शुक्रिया करती हूं और मैं खास तौर पे अपने इलाके शकरगढ़ और जफरवाल का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने 60,000 वोट की लीड से मुझे जितवाया और मैं अपने इलाके की पहली एमएनए इलेक्टेड मेंबर थी। मगर मैं ये चाहती हूं कि जितनी इलेक्टेड, चाहे एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल यहां पर आए, उनको आप ज्यादा रोल दें, उनको आप ट्रस्ट करें, उनकी एबिलिटीज में आप ट्रस्ट करें। हम बहुत स्ट्रांग हैं सर, नंबर्स डोंट काउंट, वी हैव टू think beyond numbers in women's participation. Thank you, sir. Thank you. मोहतरम अहमद हसन डेढ़ साहब, मैं अभी आता हूँ थोड़े। Mr. Speaker, I'm very much thankful to you for your time, sir. Sir, 5 साल हमारे आज मुकम्मल हुए. Let's evaluate ourselves. Let's be prepared to present ourselves in front of our representatives. Let them decide that we have delivered them or not. Our constituency voter masses ने decide करना है, हमारी constituency के voters ने अब decide करना है कि that we have fulfilled the dreams of those poor or not. सर, हमने ये फैसला करना है अब हमने कि इन 5 सालों में हमने क्या किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रू जस्टिस की। क्या हम इस अवाम को ट्रू जस्टिस दे सके? मुझे फख्र है कि मैं अपने हलके की हद तक मैंने वहां पे लोगों को झूठे पर्चों से बचाया, चोरी डकैती से बचाया, कब्जों से बचाया और मुझे फख्र है कि मैंने ऑनेस्ट ऑफिसर्स के जरिए यह ख्वाब पूरा किया है। सर, महंगाई के लिए मैंने आवाज उठाई हर तकरीर में, हर पहले साल से लेकर आखिरी साल तक गरीब की बात की और गरीब को महंगाई कम करने की बात की। सर, मैं डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा टाइम लेके बात करना चाहूंगा कि डेवलपमेंट जो हमने की है उसमें सर गरीब की डेवलपमेंट की है, रोड्स बनवाए हैं जहां लोग मर रहे थे, बच्चों के वार्ड्स बंद सेंटर बनवाए हैं सर,
नीकू सेंटर बनवाया है सर, निश्चल 2 बनवाया है, आंखों का अस्पताल बनवाया है सर, वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, और उसके अलावा सर हॉकी स्टेडियम, रिंग रोड मुल्तान, हेड मोहम्मद वाला ड्यूअल कैरेज वे, मतीतल रोड ओवरहेड ब्रिज, नादराबाद। सर मैं एक बात करना चाहता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले कि पॉलिटिशियंस जो हैं और लॉयर्स, उनका बड़ा रोल है इस मुआशरे में। दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द पीपल। अगर हम एक काम करें पॉलिटिशियंस और लॉयर्स कि हम मेरिट और हक को सामने ले जाएं तो ये मुआशरा सुधर सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात की आपने। और अभी मैं जनाब कादर खान मंदोखेल 1 मिनट के लिए जी। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा मैं अभी 72 इजलासों का 720 घंटों का 2 मिनट पे तो नहीं हो सकते है, थोड़ा टाइम दे दे। मैं शुक्रगुजार हूं आपका इस हाउस का। मंदोखेल साहब आज इस चीज का आपने साबित करना है कि आपने दरिया को कूजे में बंद करना है। कूजे में बंद करता हूं, अभी 2 मिनट दे दें जी। बहुत शुक्रगुजार हूं इस हाउस का जिन्हें एक कमेटी बनाई है स्पेशल, जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की है। लगभग 4 लाख मुलाजमीन से ज्यादा जिनको रेगुलाइज किए, पे फिक्सेशन दिए और उनकी सीनियरिटी की है, और 1.5 लाख से ज्यादा दरखास्तों के ऊपर अहकाम जारी किए। हायर एजुकेशन के 54,000 टीचर की जो प्रमोशन पॉलिसी थी उसके लिए कवानीन बनवाए। नादरा के 11,000 मुलाजमीन को रेगुलाइज करने के अहकाम दिए और 872 वजीरिस्तान के नादरा के मुलाजमीन के लिए रेगुलाइज के लिए अहकाम दिए। बलूचिस्तान लेवीज के 5,222 लोग मुलाजमीन जो वफा के थे और 16,000 जो पेंशनर थे उनके लिए अहकाम दिए। NHA के 2200 मुलाजमीन को रेगुलाइज किए, 164 और 136 अभी प्रोसेस में हैं। और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा के 16,000 मुलाजमीन के लिए अहकाम दिए, उनकी मीटिंग कराए। यूबीएल के लिए यूबीएल के 5,411 मुलाजमीन के पेंशनर बकायाजात और इतनी तादाद दूसरे बैंकों के जो पेंशनर थे उनके लिए अहकाम दिए। ज़रूरी तरक्याती बैंक के 3,331 मुलाजमीन के मसाइल हल किए। SME बैंक के मुलाजमीन के लिए अहकाम दिए वफाकी हुकूमत को। SNGPL के 15,000 मुलाजमीन के रेगुलाइज करने के अहकाम दिए। SSGC के 8,010 मुलाजमीन के अहकाम दिए। 72 हदारों के 16,560 मुलाजमीन की सीनियरिटी, पे फिक्सेशन, अहकामात और 95% के ऊपर अमल भी हुआ है। PTDC के 34, 78 और 272 मुलाजमीन के अहकाम दिए जो सूबों को खरबों रुपए के प्रॉपर्टी दिए और मुलाजमीन को गोद नहीं ले रहे थे, उसके लिए भी अहकाम दिए कि उनकी जो करप्शन हुए उसकी वो मुहासबा किया जाए। वजारत दिफा के 1233 मुलाजमीन के रेगुलाइजेशन के अहकाम दिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट के 1900 CM जो मुलाजमीन है उसके रेगुलाइजेशन के लिए अहकाम दिए। फेडरल एजुकेशन के 1792 डेली वेजेस पे जनाब वाला जो 17 ग्रेड पे 20,000 रुपए काम कर रहे थे उनके रेगुलाइज के और उनके पे उसके लिए अहकाम दिए। 300 वेडलॉक खवातीन के लिए जो आपने रूम दिए, एजुकेशन कमेटी ने दिए, मेरे कमेटी ने दिए, उसको वेडलॉक के लिए कवानीन बनाए, उनको अहकाम दिए। वजारत साइंस के एक PRC जो महकमा है 40 साल से डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, उनके मुलाजमीन के रेगुलाइजेशन के लिए अहकाम दिए। PWD के 4,000 डेली वेजेस मुलाजमीन जिसमें 78 मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कॉलोनी थे उसमें काम कर रहे थे, जिनके टोटल तनख्वाह 17-18 हजार थे, उसको अहकाम दिए कि 32,000 किए जाए। रेडियो पाकिस्तान के 1,020 मुलाजमीन को दोबारा बहाल किए और 4,400 पेंशनर जिसमें 1,000 ज्यादा बेवा शामिल थे उनके पेंशनर और कामा जो इनके ड्यूज थे उनके लिए अहकाम दिए और जो कि हल भी हुए। PTV के 852 मुलाजमीन को रेगुलाइज किए हैं जो कि अहकाम भी जाए जो कि बहाल भी हुए। APP के 164 मुलाजमीन को रेगुलाइज और 51 के पे फिक्सेशन के अहकाम दिए। IB के 172 और 239 मुलाजमीन के पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के अहकाम दिए, बाकी का प्रोसेस चल रहा है। पिम्स अस्पताल के 214 कंट्रैक्ट मुलाजमीन और 18 डॉक्टर को रेगुलाइज कराए।
बैतुल माल के 2418 मुलाजमीन को रेगुलाइज करने के अहकाम दिए। वजारत कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के 117 और 79 मुलाजमीन को रेगुलाइज करा है अहकाम देने के बाद। यूटिलिटी स्टोर के 3022 और डेली वेजेस और 3748 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के और 17 सेक्टर मुलाजमीन के रेगुलाइज के अहकाम दिए। ड्रग रेगुलर अथॉरिटी के 107 मुलाजमीन के अपग्रेडेशन के अहकाम दिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के 110 मुलाजमीन के रेगुलाइज किए और इसके अलावा जीपीआर एजीपीआर के पाकिस्तान टोबैको बोर्ड, वफाकी मोहतसब, टैक्स मोहतसब, इंश्योरेंस मोहतसब और बैंकिंग मोहतसब, कौमी वर्षा, वजारत सियाहत, स्टेट लाइफ, हाउसिंग, वर्क्स, प्लानिंग, काबीना डिवीजन, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन समेत मुतादद यूनिवर्सिटी के मुतादद महकमे के रेगुलाइज कराए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि तकरीबन 39 वजारतों की, जिसमें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस थे, इनके तकरीबन 250 महकमों को हमने 72 इजलास किए। जनाब स्पीकर, एक इजलास 10 घंटे से कम नहीं था और एक इजलास तो 17 घंटे चल रहा था। नादरा का दिन 11 बजे से लेकर अगले सुबह 4:15 बजे तक पूरा पाकिस्तान को हमने निपटाया। और मैं इस वाले से शुक्रगुजार हूं जनाब स्पीकर आपका और मेरे कायद आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आदि फरियाल का, और इसके साथ साथ जो इस हमारे साथ मुआवनत की है आपने जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जाहिद दुरानी साहब ने, सेक्रेटरी तारे अहमद साहब से, एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब ने, रियाज साहब ने और कमेटी के सेक्रेटरी ताहिर फारूक साहब ने। और जनाब आला, इस कमेटी के लिए मुझे कोई स्टाफ नहीं दिया गया। मैंने अपने प्राइवेट दोस्तों में के जरिए काम की, जिसमें सलीम मलिक साहब, अमजद इस्लाम, कामरान, बासत, सईद वहीद शाह, बैरिस्टर मसूद खान, राजा नजीर, एडवोकेट अब्दुल सलाम अफरीदी और सिक्योरिटी अदारों ने बड़ा बखूबी सुबह तक हमारे साथ थे और सिक्योरिटी अंजाम दिए। मेरे आखिर में आपसे गुजारिश है कि जो प्राइवेट लोगों ने हमारे साथ काम, उनके लिए सर्टिफिकेट का ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मंदो खेल साहब। इस पार्लिमानी कमेटी ने जो डायरेक्शंस दी हैं वो तमाम महकमों पर बाइंडिंग है और उन पर हूबहू जो है आपके हुक्म के मुताबिक अमल होना चाहिए। मैं अभी सरदार रियाज महमूद खान साहब से सबकी तरफ आ रहा हूं। देखो ना, एक टाइम पर सारे तो नहीं बोल सकते, बारी बारी। सरदार रियाज महमूद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गई मैडम, अब बोलो, गाल करो सर, बकवास का बंद गाल करो, वो न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबी आप एक दफा बोल गई हैं, वो शाबाश हो जाएगी, आप बैठ जाएं, किसी और को भी बोलने का मौका दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। पहले तो बड़े बड़े लीडर बोलते रह गए और मैंने बोलना था जब प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना साहब बैठे हुए थे, उस वक्त आपने टाइम नहीं दिया। वो हर कोई अपनी तारीफ करता रह गया। ये एक एक्सपीरियंस रहा लोगों का। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें यहाँ, पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, फिर मैं अपने वोटर, सपोर्टर और कॉन्स्टिट्यूंसी के बंदों का जिन्होंने हमें इज्जत दी और हमें यहाँ भेजा। हमारा मकसद यहाँ आना का था कि हम उनकी बात यहाँ तक पहुँचाएं। पता नहीं हमने यहाँ पहुँचाई या नहीं पहुँचाई, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे यहां एक, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, चाहे ये इस गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट थी, हमें कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। यहां उधर भी खुशामद का राज था, यहां भी खुशामद का राज चलता रह गया। हमें जिस कपड़ों से हम आए हैं उसी कपड़ों से हम वापस जा रहे हैं। हमने सुबह महाज बनाया था कि हमारा मसला हल हो, कोई हमारे जो पसमानदा इलाका है उसमें कुछ ना कुछ तरक्की आएगी, लेकिन हमें वो नहीं मिली। जहां तक नौकरियों का मसला था, किसी ने हमें एक नौकरी भी नहीं दी। फाइलें हमने हर जगह पहुंचाई हैं, मिन्नतें भी हर किसी को की हैं, लेकिन किसी ने एक चपरासी की नौकरी भी नहीं दी। इसी कपड़ों में आया, इसी कपड़ों से हम जाएंगे। हमने किसी अपने आदमी को, किसी को नौकरी नहीं दी। बस यहाँ सिर्फ ये खुशी हुई है, यहाँ काफी दोस्तों से मुलाकात हुई। कोई 85 से हमारे साथ थे, कभी कुछ हमें अभी हमारे दोस्त बने हैं। मैं ये दुआ करता हूं कि अगली असेंबली आए, कोई गैरत वाले बंदे आए जिसमें खुशामद का
मैदा कम हो, जो खुशामद लीडरों की कम करें और सिर्फ आके तकरीर शुरू करते हैं खुशामद लीडर के नाम से और खत्म भी लीडर के नाम पे करते हैं। कोई अपनी भी खुदी होनी चाहिए, अपना भी कोई इज्जत होनी चाहिए। खुशामद लीडरों की न करो, तुम्हें वोट देते आपके कॉन्स्टिट्यूंसी वाले। और मैं ये देखता हूं कि जो भी यहां आके खुशामद करते हैं उसके काम भी होते हैं, उसको नौकरी भी मिलती है, उसको फंड भी मिलता है। हम ऐसे गरीब इलाके से हैं, ना हमें बैतुल माल ने कुछ दिया, ना रेड क्रेसेंट वाले ने दिया, किसी ने भी कुछ नहीं दिया। मैंने इतने फाइलें दी हैं बैतुल माल वालों को, किसी को बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए किसी ने नहीं दिया। या यूनिवर्सिटियां बन रही थी, कितने बिल पास हुए। हमारे इलाके में तो मेरे तहसील में तो गर्ल्स कॉलेज ही नहीं है, प्राइमरी स्कूल्स ही भी नहीं है। बस हमें अफसोस है कि हम अपने हल्के वालों के लिए कुछ कर नहीं सके। आई होप अगली दफा कोई अच्छी गवर्नमेंट आए और अल्लाह करे जो भी वजीर आजम बने उनको वजीर बनाए जो लोगों के या MNAs के काम करें। ये नहीं कि सिर्फ अपने हल्कों के काम करें या सिर्फ अपने हल्कों में नौकरियां दें या अपने हल्के अलबाब में दें। मैं इस आपका शुक्रिया जी। और मैं और क्या कह सकता हूँ, कहना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह करे आप भी समझ जाएं और बाकी भी समझ जाएं। थैंक यू वेरी मच। जनाब एहसानुल हक बाजवा साहब। स्पीकर, आपने बात करने का मौका दिया। मैं इस ऐवान को अलविदा कहते हुए मैं अपने कोलीग का भी इंतहाई मशकूर हूं कि हमारा एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अलबत्ता 2018 से 2022 के दिलखराश वाक़यात, जिस तरह अमरानी फितने ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, ये मुल्क डिफॉल्ट की रेड लाइन को छू रहा था। जनाब स्पीकर, हम पर अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फजलो करम है कि वजीर आजम पाकिस्तान और मोहतरम जनाब सागडार साहब की शब रोज मेहनत के नतीजे में हमारी मईशत डिफॉल्ट होने से बच गई और पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा हो गया। जनाब स्पीकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 4 सालों का बोझ अपने सर लेते हुए मुल्क को तबाही से बचाया और वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रियासत को सियासत पर तरजीह दी और ये जानते हुए मुश्किलात बर्दाश्त की कि अमरानी नाहल टोले की गलत पॉलिसियों का सारा बोझ अपने सर लेना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, मैं 10 अप्रैल 2022 की शाम का जिक्र कर रहा हूं। एक शाम यूं हुआ कि हवाओं की जिद पर इन बुझते हुए चिरागों ने जलने की ठान ली। जनाब स्पीकर, मेरे कायदीन ने जब इक़्तिदार संभाला तो सिर्फ 1 साल में यह क्या हुआ जो मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था। इस वक्त हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब से तजावज़ कर चुके हैं और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़ान है। यहां मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। कुछ नापरस्तों के टोले ने जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से 2017 में हुकूमत छीनी, उनको हुकूमत से बाहर किया और एक फितने के सपुर्द पाकिस्तान को कर दिया। पाकिस्तान उस दिन से तनज़ली का शिकार है। अब तो जनाब स्पीकर हैंडलर भी समझ गए होंगे। यहां मैं एक मिसरा अर्ज करूंगा। हसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, मियाँ नवाज तुम्हें निकाल कर देखा तो सब खसारा ही खसारा है। पाकिस्तान का हर अदारा जब तक आइन में रहकर काम नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कभी आप गूगल करके देख लें तो 2013 से 2017 तक डॉलर एक जगह पर रुका हुआ था, रुपया मुस्तकम था और उसके बाद डॉलर को क्या हो गया। फिर जनाब स्पीकर, महंगाई कंट्रोल में लीटर था और आटा 40 रुपए किलो था, चीनी 55 रुपए किलो थी और रोटी 2 रुपए की मिलती थी। ले रहा था। सर 2 मिनट सिर्फ। इस हरामी फितने ने मुल्क के साथ क्या किया? दहशतगर्दी का आगाज करवा दिया, मुल्क को तरक्की से रोक दिया, सीपैक पर काम रोक दिया, डैमों पर काम रोक दिया, ग्वादर पर काम रोक दिया, कश्मीर को बेच डाला और हमारी यूथ को नाच गाने और डांस पर लगा दिया, नशे का आदी बना दिया।
स्टेटमेंट को IMF के हवाले कर दिया। जनाब स्पीकर, यहां मैं इमरानी फितने ने हर मोड़ पर दुश्मनी आप दोबारा वो लफ्ज कर रहे हैं, मैं एक्सपंज कर चुका हूं। प्लीज आखिरी बात मैं कहता हूं, आप अच्छे आखिरी बात जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं आपसे। जनाब स्पीकर, न्याजी की हुकूमत ठुमकिया तो शुरू हुई तो लित्रा से मुक गई, या तब्दीली की कहानी यारों कितने आके रोक गई। आखिरी बात करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, इस फ्लोर के तवस्त से मैं कहना चाहता हूं कि कौम मायूस ना हो, मायूसी ना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी अक्सरियत से जीतेगी और चौथी बार मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। जनाब स्पीकर, जो ख्वाब कायदे आजम और मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था, कालियां रातां दे परछावे डलने ने, कालियां रातां दे परछावे डलने। साहब, यू मेड योर पॉइंट, बहुत लंबा कर गए आप। आज मुख्तसर तकरीर करने का दिन था। जनाब नोतेजई साहब, मुख्तसर बिल्कुल थोड़ा सा करें। थैंक यू बाजवा साहब, थैंक यू वेरी मच। हो गया, आपका पॉइंट आया। यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू, यू मेड योर पॉइंट। थैंक यू बाजवा साहब, थैंक यू वेरी मच। जी मुन्नोते सही साहब, प्लीज मुख्तसर, बहुत सारे दोस्तों ने बात करनी है, आपने अपनी बारी ले ली है। बहुत जोर से आ रहा है। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आज जी नोतेजई साहब, थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। आज जैसे आपने फरमाया था कि मुख्तसर अंदाज में हम कुछ अपने अल्फाज यहाँ पे असम्बली के फ्लोर में बयान करना चाहते हैं। यकीनन टाइम की कमी है, टाइम की हमें कदर करना चाहिए। हम सिर्फ कुछ अल्फाज अदा करेंगे, यकीनन कि जो हमारे ऊपर लागू है, फ़र्ज़ है। मैं जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले इस 15वीं सेशन का जो पार्लियामान का जो मुद्दत तकरीबन कुछ शायद चंद घंटे हो या चंद 1-2 दिन हो तो पूरे को है, मैं सबसे पहले जनाब स्पीकर साहब अपने पार्टी का कायद सरदार अख्तर जहां मैंगल का और अपने पार्टी के जो पार्लिमानी बोर्ड हैं उन्होंने जो हमें मौका दिया, उन्होंने जो हमें टिकट दिया गया था 2018 के इलेक्शन में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ अपने हल्के इंतखाब के डिस्ट्रिक्ट नोशके के, डिस्ट्रिक्ट खारां के, डिस्ट्रिक्ट शागी के अवाम का सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने न सिर्फ मेरे ऊपर एतमाद किया बल्कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद और BNP के उस पॉलिसी और उस बलूचिस्तान के जो बर्निंग इश्यू को आगे ले जाने के लिए हमें मौका दिया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन जनाब स्पीकर साहब, आज टाइम इतना नहीं है, हमने इस असेंबली में क्या खोया क्या पाया ये तारीख के एक हिस्से रहेंगे। हमने यकीनन अपने हल्के इंतखाब में कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, अभी आने वाले इलेक्शन में हमें पता चलेगा कि लोगों का क्या एतमाद हमारे ऊपर है। अलबत्ता हमने नेक नियति से अपने हल्के इंतखाब या अपने पार्टी को कोशिश किया है कि उनके जितने भी जो मसले मसाइल हैं, इशूज़ हैं बलूचिस्तान के, खुसूसन पार्टी के कायद ने और हमने और मेरा जो कुलीग है आगासन बलोच और मोहतरमा शहनाज नसीर बलोच साहब ने, हमने बलूचिस्तान के हर मसले को इस फोरम पे हमने उठाया है। गो के उसमें अगर पजीराई हुआ नहीं हुआ है, अमल हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमने अपना हक अदा किया आवाम का कि उन इश्यूज को असम्बली के फ्लोर में लाया। और साथ साथ जनाब स्पीकर साहब, मैं PDM के तमाम अकाबरीन का, खुसूसन मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, बाकी तमाम अकाबरीन है। दिल चाहता है कि मैं एक एक का नाम ले लूं कि टाइम की कमी की वजह से उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 16 महीने में उन्होंने जिस अंदाज में मियाँ साहब ने इस हुकूमत को चलाया हमारे साथ, उनकी जो मोहब्बत है, खुलूस है, यकीनन उसको हम याद करेंगे। साथ साथ सर 2 एक मुतालबात मेरा है, जैसे कि मौलाना आगा महमूद शाह साहब ने अपने स्पीच में फरमाया, एक यूनिवर्सिटी की यहाँ पे परमिशन इजाज़त दी गई थी CPEC के नाम से, ग्वादर, चैना, लाहौर यूनिवर्सिटी। यकीनन सर बलूचिस्तान में तालीम का जो रेशो है बिल्कुल जो
तकरीबन वहाँ पे कम है। अगर इस यूनिवर्सिटी को ग्वादर में अगर वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए मेरे ख्याल में बेहतर है। अगर ग्वादर का नाम आप लोग यहाँ पे लाहौर पे रखना चाहते हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये वहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाना चाहिए, तो बलूचिस्तान के अवाम के लिए एक कैसे समझे तोहफा है। मर्दमशुमारी के ऊपर सर मेरे कायद सरदार अख्तर जान ने अपने स्पीच में कहा था, अगर बलूचिस्तान की जो मर्दमशुमारी है इनको फिर दोबारा सर आपकी तवसुस से कोई हिदायत जारी हो, कोई वो पॉइंट आ चुका है जनाब वाला। थैंक यू नोतजई साहब, थैंक यू वेरी मच। और अभी आपसे पहले एक सेकंड नहीं, वो जो है ना अपनी मोहतरमा नफीसा शाह साहब। Thank you, Mr. Speaker. I'd first like to seek your permission. I have written my speech. It's a 5-minute short and bittersweet valedictory speech. So kindly allow me to read it if please permission is granted. Mr. Speaker, I'm grateful to my party leaders, to Shaheed Zulfikar Ali Bhutto for being a towering role model and for leaving us with a powerful vision, to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto for her powerful legacy of struggle, to former President Asif Ali Zardari for his perseverance and his democratic patience, and to our young party leader, Chairman Bilawal Bhutto Zardari, for the hope that he inspires for our future. Mr. Speaker, I'm also grateful to you for conducting this House with grace, and I'm also grateful to you personally for all the support that you have extended to me. Mr. Speaker, I bow my head before the people of Pakistan, and particularly the people of my beautiful district and constituency, Khairpur, who have given me their precious votes through which I have the opportunity to represent them. Mr. Speaker, the present chair from which I have the privilege to speak and be heard is a sacred trust. And this opportunity has been given to me by my party leadership, by the party workers, my colleagues, and by the people of Pakistan. And I want to assure all of them that I have and will remain committed to the trust bestowed on me. Mr. Speaker, sometime tonight or tomorrow, the President of Pakistan will approve a summary sent to him to dissolve this assembly. And thus, this 5-year term will come to a close, hopefully closing a tumultuous, turbulent chapter in the parliamentary and political history of our dear country. Mr. Speaker, in this 5-year period, we witnessed the rise and fall of politics of hate. We witnessed the rise and fall of arrogance. We witnessed the rise and fall of populism. We saw the rise and fall of a project that aimed to demolish the parliament and politics both. However, Mr. Speaker, I consider that this could have been done better through politics and through a process of elections. This may have been a longer route, perhaps more difficult, but would have been less painful for the people of Pakistan. Mr. Speaker, I have learnt as a political worker that accountability through democracy is the best and most sustainable. Indeed, democracy has demolished many such projects attempting to tailor, manage, select, manipulate or engineer democracy in Pakistan. And many tin pot dictators and their megalomaniacal ambitions have been relegated to the trash can of history. Democracy destroyed the basic democracy sham of General Ayub. It razed General Ziaul Haq's tyranny to the ground, and it shattered General Musharraf's patriot project forever. Mr. Speaker, today, the hybrid democracy that we are all suffering from is a successor to these projects. Ironically, the very hybrid power that entered our politics through those who raised the slogan of Naya Pakistan has become their undoing and unraveling. My concern, Mr. Speaker, is that
This hybrid power has not receded. On the contrary, in many ways, it has taken more room than necessary. Indeed, the Parliament itself has allowed the expansion of space in all fields, in governance, in economy, and in policy. The national security paradigm has filtered into every part of our governance, sadly. Presently, as we draw this term to a close, many of us don't know whether to rejoice, to regret, to redeem, or to reflect. The only sure thing is the uncertainty that looms ahead of us. Mr. Speaker, I seek your attention, Mr. Speaker. It is the last few lines. The parties that are holding this government today have all been victims of rigging and of political engineering one time or another. But instead of being complicit in the fall of those forces responsible for such a victimization and allowing the vicious cycle to continue, using the very tools of cases, prison terms and political engineering, let us rise to break the vicious cycle. Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto attempted to break the vicious cycle when she said democracy is the best revenge. Let us move forward. Former President Asif Ali Zardari also moved forward by not indulging in political victimization. Mr. Speaker, going forward, the only way out, in my humble view, is to let the Constitution come forward and allow the people of Pakistan to show us the way and to enable a level playing field to all instead of wasting time on settling scores. Let us, as politicians, not allow the constitutional roadmap of elections to be sidetracked at the behest of new census and hold the elections within the deadline imposed by us by the Constitution of Pakistan. And finally, Mr. Speaker, for the future government, there is a tall task to fix our broken politics, to fix our broken law and broken economy, and finally to ensure the civilian supremacy and rule of law is enforced and hybridization of power is undone. For all political forces, for this, we have to unite and agree on a minimum common agenda. Let us hope and pray that the elections would lead to a new beginning, a new dawn, a new journey, and a new promise, a new leadership and a brand new parliament which will come forward and meet the aspirations of the people of Pakistan. Once again, I thank you. I thank all my colleagues, and particularly I want to thank all our workers and the parliamentary employees and all of you. Thank you, Mr. Speaker. मोहतरमा फर्रा खान साहिब आ रहे हैं ना, सबको बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सबसे पहले मैं इस असेंबली में जब आई हूँ तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपने लीडर चौधरी शुजात साहब की, जिन्होंने मुझे इस जगह का रास्ता दिखाया। उन्होंने जब मुझसे कहा कि तुम पार्टी में क्यों नहीं शामिल होती हो, सियासत में क्यों नहीं आती हो, तो मैंने कहा चौधरी साहब मैं हक़्क़ुल इबाद पे यकीन रखती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सियासत तो हक़्क़ुल इबाद है, आपको बड़ा पेडेस्टल मिलता है, आपको लोगों की ज़्यादा मदद करने की मौका मिलता है, आपको सियासत ही तो हक़्क़ुल इबाद है। तो मैंने दूसरे ही दिन जाके मैंने और अपने शौहर ने हमने अपना नाम लिखवा दिया। और उसके बाद मैं तारिक बशीर चीमा साहब की बड़ी मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी में लेके आए। पिछले जब मैं आई थी तो अपने बहुत ख्वाब लेके आई थी, मैं समझती थी कि पता नहीं मैं क्या तीर मारूंगी जाके वहाँ बैठकर। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आई तो मैं देखती थी एक तरफ से एक बात निकलती थी भड़कने वाली और दूसरी तरफ से शोर मिट जाता था। सवाए लड़ाई और नाराज़गी के यहाँ पे मैंने कुछ ना देखा और मेरा दिल बैठता था। मैं कहती थी क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब, आप इस असेंबली का एक चेहरा है। आप वहाँ अपोजिशन में बैठे होते थे और इतनी सख्त बातें आपको सुनाई जाती थीं और मैं देखती थी आप इतने सुस्ता अंदाज से, इतने मुहज़्ज़ब अंदाज से अपनी बात का जवाब भी देते थे और बयान भी करते थे।
ये आप में बहुत बड़ी खूबी है जो आपने मुझे सिखाया कि तहम्मुल मिजाजी क्या चीज़ होती है और बात करने का तरीका क्या होता है। बहरहाल 1.5 साल गुजर गया, 1.5 साल अब जो अब आया है वो वक्त गुजर गया और उसके बाद बेशुमार हंगामे हुए जो तकलीफ के बायस बनते रहे। आखिरी 1.5 साल जो थे वो भी बड़ी तकलीफ दे थे, महंगाई पे महंगाई होती गई, वो एक बोझ जो था जो हमारे पर चलता चला आया और बेचारे कहूँगी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को जिन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके मुतालिक मशहूर है कि वो वर्कोहॉलिक हैं और वाकई उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो वाकई वर्कोहॉलिक हैं। मैं इस वक्त जिससे एक साहब ने कहा कि आप लोगों की मिन्नतें करते हैं, उनकी बयान अच्छाई करते हैं कुछ हासिल करने के लिए, तो अब मैंने क्या हासिल करना है। हम अपने 5 साल पूरे करके जा रहे हैं, कुछ हासिल नहीं करना, लेकिन तारीफ जो करना है वो ज़रूर करूँगी कि बहुत अच्छे इंसान, बड़ा काम किया उन्होंने, हमें इस दलदल में से निकाला जिस वक्त वो हम लोग IMF के दलदल में फंस गए थे और ये पिछला बोझ हम अपने सर पे लेके आए थे, वो ख़त्म किया और बस मुल्क को कम से कम डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, चाहे चंद एक महीनों के लिए है। अब इसमें हमारा काम है जो किया हुआ है उसको हम आगे लेके चलें। और अभी हमारा काम बंद नहीं हुआ, असेंबली के जितने भी लोग यहाँ पे हैं मुझे मालूम है अपने हल्के के लिए काम करते रहते हैं और वो करते रहेंगे, ये उनकी अच्छाई है, उनकी बड़ाई है, इसीलिए वो आज यहाँ बैठ के फैसले करते हैं। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ास तौर पे स्टाफ का जिन्होंने बड़ा ख्याल रखा। यहाँ पे हर स्टाफ जो था वो बढ़ के आता था और सबसे बड़ी बात ये हुई स्पीकर साहब, जब मैं आ रही थी असेंबली में तो असेंबली का एक बड़ा बुरा इमेज बाहर दिखाया जाता है। यहाँ तो इतने मुहज़्ज़ब अंदाज से हर बंदा, हर पार्लियामेंट का शख्स एक दूसरे को अदब से और बड़ी इज्जत से ख़वातीन से बात करता है। हमेशा मैंने देखा, और ख़वातीन जो हैं मेरे साथ तो बड़ी अच्छी मोहब्बत से मिलती रही हैं। हर औरत ने बढ़ के मदद करने की कोशिश की है, तरीका बताने की, क्योंकि मैं तो नई आई थी, लिहाजा इन सब ने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा माहौल मैंने देखा और एक अच्छी जगह देखी। बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्टाफ का, सब लोगों का और सब मेरे बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जनाब वेंकवानी साहब 1 मिनट में ख़त्म करिए बात आपने। थैंक यू सर। सियासत एक इबादत, सियासत एक खिदमत, और जो शुरुआत होती है उसके लिए तमीज़, तहजीब, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को इतनी नहीं मिली। आज मुझे फ़ख्र है कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ के 23 साल, ज़िंदगी के 51 साल 51 और पॉलिटिकल लाइफ के 23 साल आज कंप्लीट हुए और मैंने आज की असेंबली में एक स्पीकर साहब जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे और उनसे जब भी मिले खुश मजाजी और सब्र और तहम्मुल देखा। मैं समझता हूं कि जितना भी, क्योंकि तमीज़ और तहजीब जब तक नहीं होगी उसके लिए आपको बहुत ही, जैसे हमारी जबान में संस्कृत में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, एक तकब्बुर आ जाना जब आदमी कुर्सी के ऊपर बैठता है, एक क्रोध आ जाना कि गुस्से में आ जाता है। जब तक इन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके हवस, आपकी पूरे जो जज्बात हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे और आप मुल्क की खिदमत नहीं कर सकेंगे। हमने गाली गलौज की सियासत देखी, मगर 23 सालों के अंदर मुझे आज फख्र है कि मैं उस बाप का बेटा हूं, उस धरती का बेटा हूं कि आज तक जहां पे भी ज्यादतियां हुई, हर वक्त ज्यादतियां होती रही, मगर हमेशा अपने मालिक के ऊपर छोड़ा, कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया। मैं कहता था कि अगर मेरे साथ ये करते हो तो आपको खुद ही मालिक देखेगा। टाइम बहुत कम है, मैं लंबी तकरीर भी नहीं करना चाहूंगा, मगर मुझे इस असेंबली के अंदर मेरी कोशिश थी कि माइनॉरिटी कमीशन का बिल जो किसी भी हालत में पास हो, आखिर में मैं कामयाब होगा कि यहां से हुआ, मगर कुछ डिले कुछ हमारे ही दोस्तों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से आज वो सेनेट में लैप्स हो गया। फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल
वो भी इसी तरीके से हमने इसी असेंबली से कराया, मगर वो जो कमेटी थी उसने उसको नहीं करने दिया। मेरी एक जरूर ख्वाहिश थी जो मैं बार बार करता आ रहा हूं कि रिजर्व सीट्स थ्रू इलेक्शन आए, कि इलेक्टेड बंदे नुमाइंदे होके आए, पार्टी के नहीं आए। थैंक यू। वाकवानी साहब प्लीज वाइंड अप, प्लीज वाइंड अप। मैं सिर्फ एज ए माइनॉरिटी मैं सिर्फ एक नात के साथ अपनी तकरीर को खत्म करूंगा जो मैंने हजूर के शान में पढ़नी है। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, हमें समझकर फकत अपना हमें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह, वेरी गुड। जनाब समी गिलानी साहब। समी गिलानी साहब एक सेकंड और रखिए, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को बात करना चाहते हैं। आप बात कीजिए। से बाद में बात कर लेता हूं। अच्छा, पहले मैं आप पहले कर लें, बाद में कर लें, जैसे शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले जनाब स्पीकर आपको इस हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है वो पूरी होने पे आपको और इस पूरे ऐवान के जो मेंबरान हैं और इस मुल्क की सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बड़े एजाज की बात है, साजिश हुई इस जमहूर के खिलाफ और गैर आईनी तौर पे इस असम्बली को ख़त्म किया गया था। चाहिए तो ये था कि जब गैर आईनी तौर पे आर की कुर्सी पे बैठने वाले स्पीकर ने एक गलत फैसला, एक गलत रूलिंग दी और इस पार्लियामान को वजीर आजम साहब ने जो एडवाइस भेजी थी और सदर साहब ने असेंबली को खत्म कर दिया था, उस पे आइन तोड़ने के हवाले से ये पूरा ऐवान खड़ा हो जाता। ये बड़े अफसोस की बात है कि चंद यहां जो हमारे जो यहां, मैं नाम नायात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जनाब स्पीकर कि जब गैर आईनी तौर पे इस असेंबली को तोड़ा गया और फिर इस ऐवान में बैठे हुए तमाम मेंबरान ने एक सियासी जदोजहद की, दोबारा बहाल हुआ, तो गैर आईनी तौर पे रूलिंग देने वाले, गैर आईनी तौर पे असेंबली तोड़ने वाले, आइन को तोड़ने वाले किसी उस किरदार के खिलाफ ये ऐवान कुछ नहीं कर सका। ये करना चाहिए था जनाब स्पीकर। और दूसरी बात, मैं तो उन लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा जिन्होंने इस पाकिस्तान को तबाही से बचाया। वो सारे जो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान हैं जिन्होंने एक ऐसी हुकूमत से इस मुल्क को निजात दिलवाई। अगर वो हुकूमत होती तो यह पाकिस्तान डिफॉल्ट करता, अगर वो हुकूमत होती तो इस मुल्क के अंदर खाना जंगी होती। इस जमहूरी निजाम को एक शख्स जिसने अपनी अना की खातिर असेंबलियों से इस्तीफे दिए, सूबाई असेंबलियां तोड़वाई, यह उसका सियासी किरदार था। जब तक इक्तदार में था वो, तो यह निजाम दुरुस्त था, और जब इक्तदार से उसको आईनी तौर पे जनाब स्पीकर हटाया गया तो फिर उसने इस निजाम को तबाह करने की कोशिश की। जब तक मुल्क की सियासी क़यादत जनाब स्पीकर इस जमहूरी निजाम के लिए अपनी अना को एक तरफ रख के और कौमी मफाद को सामने रख के फैसले नहीं करेगी, यह कौम की उम्मीदें बहाल नहीं हो सकती। मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि हर वो मेंबर जो इस ऐवान का हिस्सा है, जब वो खड़ा होकर यह कहता है कि इस ऐवान ने आइन साजी जो है वो अवाम के मफाद के लिए नहीं की, तो क्या वो इस ऐवान की इज्जत कर रहा है कि बेतुकीरी कर रहा है? वो किस लिए अवाम ने आपको यहां भेजा था?
जनाब स्पीकर, जब बिल पास होते हैं, जब आइन साजी होती है, जब स्टैंडिंग कमेटीज में ये बिल्स आते हैं, तो इन मेंबर्स की पूरी जिम्मेदारी होती है और सबकी इनपुट होती है। और क्या अपने इदारों की इज्जत और तौकीर का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये तमाम ऐवान के मेंबरान की जिम्मेदारी है। तो मैं जनाब स्पीकर आपकी वसासत से सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आइनी मुद्दत पूरी हुई, यहां आइन साजी हुई। इस कुर्सी पे बैठ के पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया। ये जरूर हमारी कोताही है कि हम उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन जो मैं आज सवाल रखता हूं उन मेंबरान के, उन लोगों के, मीडिया के उन दोस्तों के सामने जो ये कहते हैं जी कि अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। ये इस ऐवान ने अपनी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा जो इत्तेहादी हुकूमत में लोग शामिल हैं, जो जमातें शामिल हैं, जिन्होंने मैं पहले मिसाल दी कि अपनी सियासी मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया, उस सियासी जमात को छोड़ के, ये एक बड़ी कुर्बानी है। ये एक जनाब स्पीकर बड़ी कुर्बानी है कि पाकिस्तान को नाउमीदी से निकाला गया। एक उम्मीद की किरण थी। इस सैलाब की तबाहकारियां आप देखें, यहां 74 अरब रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के जरिए ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान के उन बदहाल सैलाब से तबाहकार खानदानों को दिया गया। क्या यह इस ऐवान का कारनामा नहीं है? क्या इस हुकूमत का यह कारनामा नहीं है कि बिल्कुल डिफॉल्ट के दाने पे खड़ी ये कौम, उसको इस ऐवान ने बचाया? ये क्या इस ऐवान का एजाज नहीं है? और जनाब वाइंड अप कीजिए। कोई मैडम कह रही है, तो जनाब स्पीकर मैं मुबारकबाद के बाद दो आपसे गुजारिशात करना चाहता हूं। हमें जो एक कौम में नाउमीदी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मीद पैदा हुई है कि इस ऐवान के अंदर, इस हुकूमत के अंदर जो सियासी कूते हैं, जब तक सियासी क़यादत अपने पेट काट के, अपने मफादात को एक तरफ रख के इस कौम के मफादात को तरजीह नहीं देगी, कौम सियासी क़यादत पे उम्मीद नहीं बांध सकती। जनाब स्पीकर, अब ये रवायत कायम होगी इस मुल्क के अंदर। थैंक यू। और जो चाहते हैं इस निज़ाम को तबाह करने के लिए, मैं दो बातें और करूंगा जनाब स्पीकर। यहां एक और बड़ा अलमिया है, अदालती निज़ाम। यहां अपनी मर्जी से आइन को ना तोड़ा और ना जोड़ा जा सकता। अपनी मर्जी से एक सूबाई असम्बली को और आप उस पर फैसला देते हैं और दूसरी कौमी असम्बली के लिए और फैसला देते हैं। ये कब तक निज़ाम इस तरह चलेगा? मैं आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, जिस पर दूसरी दफा उन्होंने ऐवान में खड़े होकर बात की। अरबों रुपए के स्टेज हैं जनाब स्पीकर, अरबों रुपए के, खरबों रुपए के स्टे दिए जा रहे हैं अदालतों में, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पार्लियामान, हम जो सियासी क़यादत हैं, इलेक्ट होके आते हैं, क्यों नहीं हम अपना किरदार अदा करते? मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं जनाब स्पीकर। हमारे सूबे के अंदर जो पेस्को इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसको वजीर आजम ने जनवरी में 2 हिस्सों में बाइफरकेट करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया। बाइफरकेशन, क्रिएशन और बोर्ड की अप्रूवल कैबिनेट ने दी जनाब स्पीकर। अदालत ने जनवरी से लेके आज तक उसको स्टे पे रखा हुआ है। क्या यह तौकीर है इस ऐवान की? क्या यह आईनी इख्तियार है? और जनाब स्पीकर, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, यह ऐवान के सुनने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट पेशावर में। इस मुकदमे को अगर अगले महीने की 18 या 12 तारीख को फैसला ना किया गया तो 18 को हम फैसला सुनाएंगे। 9 महीने से जनाब स्पीकर, 9 महीने से वजीर आजम ने वो हक दिया है उन लोगों को जिन लोग, आज भी मैं 1 महीने की आपके सामने रखता हूं कि पेस्को की जो मंथली इनकम है वो 30 अरब रुपए है, उसमें से 18 अरब रुपया सिर्फ 7.5 लाख कंज्यूमर रिकवरी देता है, जहां लास्ट 10% से कम है। जहां पे चोरी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 3 कंपनियां हैं उनमें सबसे कम चोरी है, थेफ्ट बड़ा कम है। सुन मेरी बात मुकम्मल होनी। तो जनाब एक जज साहब ने यह फरमाया आज से 1.5 महीना पहले कि 14 दिन की हुकूमत है, आप कंपनियां बना रहे हैं। किस तरह ये आईनी तौर पे हमारे जज साहिबान वो फैसले कर रहे हैं जिनमें आइन ने उनको इजाजत नहीं दी। जनाब स्पीकर, इस ऐवान को, इस मुल्क की सियासी क़यादत को
बावकार और तोकीर तब बनेगा जब किरदार भी होगा और जब हम स्टैंड भी लेंगे। मैं जनाब स्पीकर आखिरी बात, मैं समझ रहा हूं आपको बहुत जल्दी है, खाने का भी वक्त है, मेंबरान भी हैं, मैं जी अपने विप ऑफिस का आपके स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं। और जनाब स्पीकर, आज का जो दिन है, वजीर आजम साहब ने वजीर आजम हाउस और स्टाफ के लिए 3 बोनसेस का वो किया है ऐलान। मेरी आपसे गुजारिश है कि असम्बली के तमाम मुलाजमीन को भी जमहूरी आज मुद्दत पूरी हो रही है, एक साजिश को खत्म करके आप भी आज तमाम मुलाजमीन के लिए 3 बोनसेस का ऐलान भी करें। बहुत शुक्रिया। मैं हाउस का सेंस लेना चाहता हूं कि अभी जो है ये मोहतरमा वजिया कमर साहिबा ने एक बिल मुझे दिया है, ये भी एक यूनिवर्सिटी का है जो कि सेनेट ने पास की है, तो इसको लेना चाहिए। डिप्टी चीफ अब्बासी साहब, जी अब्बासी साहब। जी ले लें, हाउस का सेंस आ गया है, ले लें जी। मोहतरमा वजिया कमर साहब टू मूव आइटम नंबर 6D। पढ़े ना जी, मूव करें। वजिया कमर साहिबा, आप करना चाहते हैं? आप कर दें अब्बासी साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules be dispensed with in order to take up a private member business. ले वो भी ले, इनका भी ले। No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Miss Vijaya Kamar to move item number 6E. जी शुक्रिया स्पीकर साहब। I stand hereby to move that the bill to provide for the establishment of the Rahim Jan University, the Rahim Jan University Bill 2023, as passed by the Senate, be taken into consideration at once. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause. Clauses 2 to 45. The question is that clauses 2 to 45 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clauses 2 to 45 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, so clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Mohtama Vazia Kamar to move 6F. I stand hereby to move that the bill to provide for the establishment of the Rahim Jan University, the Rahim Jan University Bill 2023 be passed. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Mehreen Razak Bhutto, Dr. Mehreen Razak Bhutto to move item number 7. Thank you, Mr. Speaker. पहले बता दें कि ये क्या है आपका, आपको भी देते हैं टाइम। जी मेहरीन रजाक भुट्टो साहब एक्सप्लेन करें। सर मेरा जो बिल है सर, ये तो पिछली दफा डिबेट हो चुकी थी सर। ये एसिड एंड बर्न क्राइम बिल है सर, जो हमारे मुल्क में खवातीन हैं जिनके ऊपर तेजाब फेंका जाता है या विक्टिमाइज करने के लिए तेजाब की बोतल खरीद के मार्केट में और किसी के ऊपर भी डाल दी जाती है। तो सर इसके हवाले से, इसकी रोकथाम के हवाले से, और सेकंड सर जो एसिड बर्न विक्टिम है उसकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से कि अगर वो कोई इस तरह से अटैक कर देता है तो सर ये जो है वो इसका जो मैंने प्रोसीजर लिखा है वो अकॉर्डिंग टू हमारा पीपीसी लॉ है उसके के थ्रू उसको जो है वो सजा दी जाएगी। और सेकंड सर उसके जो बीमारी का सारा खर्चा है वो भी हम सारा जो है वो जो क्रिमिनल होगा उसके ऊपर डालेंगे। तो सर इसकी रोकथाम और रिहैबिलिटेशन के हवाले से इसमें सारी। थैंक यू, यू मेड योर पॉइंट। नाउ आई पुट द मोशन एज मूव टू द हाउस। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट मे से नो। I think the ayes have it and the motion is adopted. Mehreen Razak Bhutto to move item number 8.
Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that the bill to make provision to specifically criminalize acid and burn-related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and for matter connected there with and incidental thereof. The Acid and Burn Crime Bill 2022, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Clause 2 to 33. The question is that clause 2 to 33 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 to 33 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Item number 9, Dr. Marine Razak Bhutto to move item number 9. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that the bill to make provision to specifically criminalize acid and burn related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and for matter connected. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Answer me given. Against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Mohtaram Sami Gilani Sahab. बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बड़े एहसन तरीके से इस हाउस को चलाया। अब मैं अपना रेजोल्यूशन मूव कर रहा हूँ। I rise to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolution, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. Now I put the motion as moved to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Ji, please move the resolution. This House is of the opinion that the government should take immediate steps
to name the Quetta International Airport after the name of Shahid Nawab Akbar Khan Bukti in view of his valuable services to the country and democracy. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. जनाब उसामा कादरी साहब, मोहतरम उसामा कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं रेजोल्यूशन पेश करता हूं। दिस हाउस इज ऑफ द ओपिनियन दैट द गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स to name the Gwadar port after the name of Shahid Nawab Akbar Khan Bukti in view of his valuable services to the country and democracy. जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब। सर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि माशाल्लाह 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 नजर न लगे आपको कि आप इतने मऊ हो गए, वहाँ मेहमानों को दावत दी है, शायद आप भूल गए। हाँ बिल्कुल। तो मेहमान निकल जाएंगे, अब अंदाजा कर ले अंदाजा कि थम्पिंग हुई है तो भूल न जाए, वो बैठे हैं सब उधर बाहर। जी बिल्कुल, अभी उधर ही चलते हैं। दूसरी गुजारिश ये थी कि जो ऑनोरियम आप दे रहे हैं वो हमारा पीटीवी के हैं, उनका नाम नहीं लिखा है। ये बेचारे हमारी खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल, पीटीवी वाले भी शामिल होंगे उसमें। जी नाउ पुट द रेजोल्यूशन प्लीज। उसामा, अच्छा, now I put the resolution as moved to the House. All those, the question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently. 10th anniversary of the China-Pakistan Economic Corridor in Islamabad, with the Chinese Vice Premier in attendance. The help and assistance our government has received from China, politically, economically, gives me confidence about the health of Pakistan's relationship with its iron brother. Three senior official level delegations from the United States visited Pakistan in the second half of July 2023, from the Treasury Department, the NSC, and one from the private sector. The last 1 year saw consistently high-level engagement with the United States government, and I'm glad that we now have a path with the US to rebuild and strengthen bilateral relations. What gives me satisfaction, however, is that the positive trajectory in our relations with both the United States and China have been pursued with clarity, underpinned by our consistent position that we do not want to be dragged into global competition. Also, I draw particular satisfaction on how Pakistan maintained its principled position on Ukraine. Despite all the doubts and apprehensions in the media, our voting pattern on related resolutions in multilateral fora remain unchanged. We invested significant effort in engaging both